नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भेंट के दौरान उपहार और गुलदस्तों पर रोक लगा दी है। आपको बताऊं कि नेताओं से अनुरोध किया गया है कि बहुत आवश्यक होगा तभी केवल गुलदस्ते या पौधा लेकर आएं। सांसदों, मंत्रियों, विधायकों और पार्टी के बाकी पदाधिकारियों के लिए मुख्यमंत्री से भेंट के दिन समय निर्धारित कर दिए गए हैं। और आपको बता दें कि सीएम कार्यालय के अनुसार मुख्यमंत्री जल्द ही विधायकों और पूर्व विधायकों से भेंट करेंगे। अधिकारियों और कर्मचारियों, संगठन के पदाधिकारियों से भी सचिवालय में बैठक, सरकारी कार्य के उपरांत भेंट कर सकेंगे। पार्टी कार्यकर्ता, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि और जनता मिलन कार्यक्रम प्रतिदिन मुख्यमंत्री की उपलब्धता के आधार पर पूर्वाभ्यास और अपराह में किए जाएंगे। और उत्तराखंड में नौकरशाही में बदलाव की संभावना है। इस बदलाव की शुरुआत सचिवालय से हो चुकी है और आपको बता दें कि इस संभावना के चलते सचिवालय से इस बदलाव की शुरुआत होगी। शासन स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल के भी आसार हैं। नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसके संकेत दिए हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी राधिका झा बाल देखभाल अवकाश से लौट आई हैं, जबकि आईएएस अधिकारी ऐसे मुरुगेशन 5 साल की प्रतिनियुक्ति पर तमिलनाडु जाएंगे। केंद्र सरकार से उनकी चुनौती को आदेश हो चुके हैं। और आपको बता दें कि आईएएस कैडर के 2 अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी प्रतिनियुक्ति पर जाने की तैयारी की जा रही है। इसी बीच शासन स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल के भी आसार हैं। नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसके संकेत दिए हैं। वरिष्ठ आईएएस अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन को भी केंद्र में प्रतिनियुक्त पर जाने की तैयारी की जा रही है और इसी के साथ ही उन्हें राज्य सरकार से एनओसी पहले ही प्राप्त हो चुकी है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ेंगे, बेशक अभी ये तय नहीं हो सका है, लेकिन सियासी हलकों में उनके कैंट सीट से चुनाव लड़ने की संभावनाएं जुड़ी हुई हैं और ऐसी चर्चाएं भी अब गरमाने लगी हैं। मुख्यमंत्री को 6 महीने के अंदर ही अब विधानसभा का चुनाव लड़ना होगा और विधानसभा का सदस्य बनना है। इसी के लिए उन्हें उपचुनाव लड़ना होगा। करीब 6 विधायक अभी तक उनके लिए अपनी सीट खाली करने का ऐलान कर चुके हैं। तो वहीं आपको बता दें कि उपचुनाव के लिए उन्हें ऐसी विधानसभा सीट चाहिए जहां से उनका जीतना आसान हो सके। आपको बता दें कि ऐसी एक सीट जिस पर चुनाव लड़ना सहज हो। पिछले दिनों भी मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही ये अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर सीएम पुष्कर सिंह धामी कहां से चुनाव लड़ेंगे। और धामी जब चंपावत विधानसभा के राजनीतिक दौरे पर गए थे तो फिर उनके वहां से उपचुनाव लड़ने की चर्चाएं भी तेज हो गई थी। आपको बता दें कयास लगाए जा रहे थे कि वो उपचुनाव वहीं से लड़ सकते हैं। और अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है जिसके जरिए ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून कैंट विधानसभा सीट से ताल ठोक सकते हैं। तो वहीं ये वीडियो जब से जारी हुआ है, इस वीडियो में विधानसभा चुनाव के प्रचार के समय का ये वीडियो है जो कि मुख्यमंत्री कैंट विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करने जब वो पहुंचे थे। और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में 3 सीटों पर भाजपा के बूथ मजबूत हैं और ऐसे में अब विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब यहां पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा बूथों पर बढ़त के बावजूद भी यतीश्वर आनंद हार गए। अल्मोड़ा और हल्द्वानी में भी कुछ ऐसे देखने को मिला जब पार्टी के कई बूथों में बढ़त के बाद भी पार्टी हार गई। सीएम धामी की सीट पर 82 बूथ हारे। 23 विधानसभा सीटों पर हो रहे समीक्षा के दौरान आंकड़ों के विशेषज्ञों से यह रोचक तथ्य भी सामने आया है कि भाजपा ने हरिद्वार ग्रामीण, अल्मोड़ा और हल्द्वानी विधानसभा सीटों पर सबसे अधिक बूथों पर बढ़त बनाई थी। इसके बावजूद पार्टी प्रत्याशी चुनाव हार गए हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वर आनंद विधानसभा चुनाव में मिली हार का गम शायद कभी भुला नहीं पाएंगे। उन्होंने हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ा, लेकिन वो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटी अनुपमा रावत से चुनाव हार गए। यतीश्वर आनंद 87 बूथों पर सबसे अधिक वोट प्राप्त कर बैठे थे, लेकिन 61 बूथों पर वे दूसरे स्थान पर रहे। साथ ही आपको बता दें कि 15 बूथ ही ऐसे थे जिन्हें तीसरे स्थान पर उन्हें रहना पड़ा और इसके बावजूद उन्हें जीत नसीब नहीं हो पाई।
तो वहीं उत्तराखंड के जिले में कोरोना के संक्रमित पाए जाने लगे हैं, लेकिन कोरोना मरीजों की मौत का मामला फिलहाल सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे के अंदर ही कोरोना के मामलों की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में ऐसे 3 जिलों में 8 नए कोरोना संक्रमित केसेस मिले हैं, जबकि 10 मरीज ठीक हो चुके हैं। 173 सक्रिय मरीजों का इलाज जारी है। तीसरी लहर में कुल संक्रमितों की संख्या 92,197 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बुधवार को 2,095 सैंपल्स की जांच की गई, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इससे सक्रिय मामले लगातार घट रहे हैं। वर्तमान की स्थिति में देखा जाए तो 173 सक्रिय मरीजों का इलाज जारी है। इसमें पौड़ी और टिहरी जिले में एक भी सक्रिय मरीज नहीं मिला है। तो वहीं चारधाम के पहले प्रमुख तीर्थ स्थान यमुनोत्री के कपाट 3 मई को श्रद्धालुओं के लिए एक बार फिर से खोल दिए जाएंगे। कपाट 12:15 पर श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। और आपको बता दें कि इस दौरान मां यमुना की डोली विदा करने के लिए शनिदेव सोमेश्वर देवता की डोली भी यमुनोत्री धाम तक छोड़ने जाएंगे। मंदिर समिति के सचिव ने बताया है कि खरसाली में मां यमुना की विदाई और यमुनोत्री में पहुंचाने का स्वागत तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। खरशीला गांव में स्थित यमुना मंदिर परिसर में कपाट खोलने की तिथि भी तय कर ली गई है। साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जगह जगह सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया गया। इसके साथ आपको बताते चलें कि भगवान आशुतोष के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वें केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई को खोले जाएंगे। इसके बाद आराध्य की 6 माह को पूजा की जाएगी और पूजा अर्चना धाम में ही की जाएगी। और इसी कड़ी में बात करें चारधाम यात्रा की, तो चारधाम यात्रा में अब केदारनाथ हेली सेवा पर महंगाई की मार पड़ सकती है। एविएशन टरबाइन फ्यूल के दाम में 40% की बढ़ोतरी होने के कारण केदारनाथ हेली सेवा का किराया भी अब जल्द ही बढ़ सकता है। हेली कंपनियों की ओर से सरकार के किराया बढ़ाने देने की मांग की गई है और हेली एविएशन एसोसिएशन की ओर से दिए गए किराया बढ़ोतरी के प्रस्ताव को जल्द ही सरकार के पास सामने भी रखा जाएगा। नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने केदारनाथ धाम के लिए गुप्त काशी, सिरसी और फाटा से हेली सेवा संचालित करने को 9 कंपनियों के साथ 3 साल का अनुबंध किया है, जिसमें गुप्त काशी से केदारनाथ के लिए एरो एयरक्राफ्ट, आर्यन एविएशन समेत कई अन्य जगहें ऐसी भी शामिल हैं। यहां पर 2 साल कोरोना महामारी के कारण चारधाम यात्रा प्रभावित रही, जिससे हेली सेवा का संचालन भी नहीं हो पाया है। और अब बढ़ते ईंधन के दामों की वजह से भी इस हेली सेवा पर महंगाई की मार पड़ सकती है। बात करें रूस और यूक्रेन युद्ध की, तो इस वजह से अब उत्तराखंड में भी बिजली की किल्लत होने लगी है। गैस महंगी होने के कारण गैस आधारित पावर प्लांट से विद्युत आपूर्ति भी रुक गई है। लगातार 40 मिलियन यूनिट से ऊपर बिजली की मांग की जा रही है और पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने यह स्वीकार किया है। यूपीसीएल ने एमडी अनिल कुमार ने सोमवार को ऊर्जा निगम मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता भी की थी। उन्होंने बताया था कि वर्तमान में बिजली की डिमांड 40 मिलियन यूनिट से ऊपर जा रही है, जबकि बिजली की सामान्य उपलब्धता करीब 27 से 29 मिलियन यूनिट है। उन्होंने ये भी बताया कि चूंकि रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से गैस महंगी हो गई है और आपूर्ति भी प्रभावित हुई है, इसलिए केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग ने ये विद्युत उत्पादकों की मनमानी पर रोक लगा दी है। इससे आपको बता दें कि यूपीसीएल को भी राहत मिली है। जानकारी के मुताबिक सीईआरसी ने यह साफ कर दिया है कि नेशनल एक्सचेंज में बिजली के अधिकतम दाम 12 रुपए प्रति यूनिट के लिए ही लिए जा सकते हैं। अभी तक पीक आवर्स के हिसाब से कई उत्पादक 20 रुपए तक के दाम में अपनी बिजली बेच रहे थे। और हरिद्वार में संत महामंडलेश्वर आशुतोष प्रखर पर कानपुर के कारोबारी ने बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा दिया है। कारोबारी ने कानपुर में मुकदमा दर्ज कराया। उनका कहना है कि दीक्षा के देने के बहाने उनकी बेटी को बंधक बनाकर रखा गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। तो वहीं दूसरी ओर युवती ने अपने पिता की ओर से लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उसने इसे गुरु के खिलाफ साजिश बताया। साथ ही प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत करते हुए युवती ने कहा कि 2 साल पहले उसने संन्यास ले लिया था। स्वामी आशुतोष प्रखर को उसने अपना गुरु बनाया था और युवती के पिता नहीं चाहते थे कि वो संन्यास ले। इसी के चलते युवती के पिता ने संत महामंडलेश्वर आशुतोष प्रखर पर दुष्कर्म का यह आरोप लगाया है।
और देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी ने कल अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया है। तो वहीं इस मौके पर बीजेपी शासित राज्यों में कई कार्यक्रमों के भी आयोजन किए गए। क्या कुछ खास रहा इस बार, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ ने पार्टी और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने नेताओं को संबोधित करते हुए कहा, बीजेपी के इस कार्यकाल में भारत की सोच को सरकार ने आत्मनिर्भर किया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी को अपने निशाने के घेरे में ले लिया और बिना नाम लिए उस पर जमकर प्रहार करते हुए कहा, परिवारवादी पार्टियों ने देश के युवाओं को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। उनके साथ हमेशा ही विश्वासघात किया गया है। कुछ राजनीतिक दल हैं जो सिर्फ अपने परिवार के हितों में ही काम करते हैं। भाजपा का दायित्व, भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व लगातार बढ़ रहा है। इसलिए भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के सपनों का प्रतिनिधि है, देश के संकल्पों का प्रतिनिधि है। इस अमृत काल में भारत की सोच आत्मनिर्भरता की है, लोकल को ग्लोबल बनाने की है, सामाजिक न्याय की है, समरसता की है। इन्हीं संकल्पों को लेकर एक विचार बीज के रूप में हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी। इसलिए ये अमृत काल भाजपा के हर एक कार्यकर्ता के लिए कर्तव्य काल है। हमें देश के संकल्पों के साथ निरंतर जुड़े रहना है, उनके लिए जीना है, उनके लिए जूझना है, देश के लिए खुद को खपा देना है। लखनऊ के बीजेपी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी भी शामिल हुए और संबोधन के दौरान सीएम योगी बीजेपी की नई टोपी में सामने आए और कहा, बीजेपी की यात्रा देश और दुनिया के राजनीतिक विशेषज्ञों के लिए आश्चर्य का विषय है। ये यात्रा बहुत कुछ कह देती है। भारतीय जनता पार्टी की यात्रा देश और दुनिया के राजनीतिक विश्लेषकों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है, लेकिन ये यात्रा बहुत कुछ कह देती है। राष्ट्र के प्रति हम सबकी एक अविच्छिन्न निष्ठा, अपने मूल्यों और आदर्शों के प्रति हमारी समर्पण का भाव और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए उस व्यक्ति को, जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिसके लिए अंत्योदय की बात की थी, उस तक शासन की योजनाओं को पहुंचाना हम सबके ध्येय, जीवन का एक ध्येय है। और उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए जब हम सब एकजुट होकर के कार्य करते हैं, तो वह प्रत्येक नागरिक को स्वतःस्फूर्त भाव के साथ इस दल के साथ जोड़ने में सफल होता है। आज भारतीय जनता पार्टी अपने यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में दुनिया के सामने लोकतंत्र के प्रति आम जनमानस के मन में भी एक आस्था का भाव पैदा कर रहे हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी के मुताबिक इस बार का स्थापना दिवस काफी खास है, क्योंकि वे पूरे देश में सामाजिक न्याय पड़ाव बनाने जा रहे हैं और साथ ही केंद्र की जन कल्याण योजनाओं को समाज के हर तबके तक पहुंचाया जाएगा।
इसके अलावा 12 अप्रैल को पूरे देश में बीजेपी टीकाकरण दिवस मनाया जाएगा और इसी तरह के जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा।